इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस में से एक है शेयर मार्केट। इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करनी चाहिए, शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स कौन हैं और हम शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त हैं राहुल और पवन। दोनों की उम्र 30 साल है और दोनों 20 साल बाद 50 की उम्र में रिटायर होने के बारे में सोच रहे हैं। दोनों हर महीने 20,000 सेव करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। पर राहुल 20,000 को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करता और 20 साल बाद वो लगभग 50 लाख जमा कर लेता है। दूसरी ओर पवन उन पैसों को 12% इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्ट करता है और 20 साल बाद उसके पास लगभग 2 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। तो देखा आपने, सेविंग से आप सिर्फ पैसों को बचा सकते हैं पर इन्वेस्टमेंट से आप उन पैसों को बढ़ा सकते हैं, और पैसों को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, इन्वेस्टिंग कब शुरू करनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा जवाब है जितना जल्दी हो सके। आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दो भाई हैं नीरज और राकेश। दोनों 55 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और इसलिए दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं। नीरज 25 की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू करता है और 10,000 पर मंथ 12% इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्ट करता है और 55 की उम्र में वो रिटायरमेंट के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए जमा कर लेता है। दूसरी ओर राकेश 35 की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू करता है और वो 20,000 पर मंथ नीरज से दुगना अमाउंट 12% इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्ट करता है। फिर भी वो 55 की उम्र में 2 करोड़ ही जमा कर पाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं, आप भले ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करें पर जितना जल्दी हो सके और जितना ज्यादा टाइम के लिए हो सके इन्वेस्ट करें। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, शेयर मार्केट है क्या। जिस तरह मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदा या बेचा जाता है उसी तरह शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और इसलिए कंपनी अपने शेयर बांटती है और उससे मिले पैसों से कंपनी ग्रो करती है। दो तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को ही शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अब हम इन मार्केट्स को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी मार्केट पर। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो वो कंपनी प्राइमरी मार्केट के थ्रू मार्केट में आती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर के साथ डील करती है, मतलब इन्वेस्टर कंपनी को पैसे देता है और कंपनी उसे शेयर्स, जो शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करता है उसे हम इन्वेस्टर कहते हैं। एक बार आईपीओ लॉन्च करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, तब उसके शेयर सेकेंडरी मार्केट के थ्रू खरीदे या बेचे जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील होती है, मतलब एक इन्वेस्टर किसी और इन्वेस्टर के साथ शेयर खरीदता है बेचता है। एक और कंडीशन आती है, जब एक पहले से लिस्टेड कंपनी अपने और शेयर बांटना चाहती है तो उसे फिर से प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही आना होता है, जिसे एफपीओ कहते हैं। एफपीओ मींस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ए है। कंपनी ए टोटल 100 शेयर्स में डिवाइडेड है। कंपनी ए को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए कंपनी अपने 10% शेयर यानी 10 शेयर पब्लिक को ऑफर करती है, तो उसे प्राइमरी मार्केट के थ्रू इन्वेस्टर के साथ डील करनी पड़ेगी। कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है, इसी को आईपीओ लॉन्च करना कहते हैं। अब इन्वेस्टर जिन्होंने कंपनी ए में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो अपने शेयर बेचना चाहते हैं, तो उन्हें सेकेंडरी मार्केट के थ्रू किसी और इन्वेस्टर को शेयर बेचने पड़ेंगे, क्योंकि वो ये शेयर कंपनी को वापस नहीं बेच सकते। अब कंपनी ए को फिर से पैसों की जरूरत है, इसलिए वो अपने 5% शेयर और यानी 5 शेयर पब्लिक को फिर से ऑफर करती है। इसे एफपीओ मींस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अब हम समझ गए हैं कि शेयर मार्केट क्या है, तो सवाल आता है शेयर मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट्स कौन है जो शेयर मार्केट में मेन रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आता है एक्सचेंज। इंडिया में दो पॉपुलर एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। एनएसई मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ पर शेयर एक्सचेंज होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब भी शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए बाइंग या सेलिंग ऑर्डर देते हैं तो वो ऑर्डर एक्सचेंज में जाता है और वहाँ एक्सचेंज इन ऑर्डर्स को मैच करता है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो इन्वेस्टर हैं, एक ने 100 शेयर्स को खरीदने का और एक ने 100 शेयर्स को बेचने का ऑर्डर दिया है, तो दोनों ऑर्डर एक्सचेंज के पास जाएंगे और वहाँ एक्सचेंज इन ऑर्डर को मैच कर देगा। एक्सचेंज में आप उन्हीं कंपनी के शेयर्स को खरीदने और बेचने का ऑर्डर दे सकते हैं जो कंपनी पहले से एक्सचेंज में लिस्टेड हो। बीएसई में लगभग 5,000 और एनएसई में लगभग 1,600 कंपनी लिस्टेड है। अब हम आते हैं इंडेक्स फंड पर। जैसा हमने देखा, दो एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। इन्हीं दोनों एक्सचेंज के दो इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स फंड है। अब सवाल आता है इंडेक्स फंड है क्या। इंडेक्स फंड मार्केट की परफॉर्मेंस को बताता है। इंडेक्स फंड में मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी शामिल होती है। जैसे निफ्टी में एनएसई की 50 सबसे बड़ी कंपनी शामिल है और सेंसेक्स में बीएसई की 30 सबसे बड़ी कंपनी शामिल है। इंडेक्स फंड इन टॉप कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और उनका एवरेज निकालता है। अगर वो एवरेज ऊपर गया तो हम कहते हैं आज मार्केट ऊपर गया, और अगर वो एवरेज नीचे गया तो हम कहते हैं आज मार्केट नीचे गया।
इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आज निफ्टी में शामिल टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स की प्राइस कम हो गई, तो हम कहेंगे कि आज मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था या आज मार्केट नीचे गया। और अगर शेयर्स की प्राइस आज बढ़ गई तो हम कहेंगे कि आज मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा था या मार्केट ऊपर गया। अब हम बात करते हैं डिपॉजिटरीज के बारे में। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज है, NSDL और CDSL। NSDL मीन्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL मीन्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। हमारे थ्रू खरीदे शेयर्स को स्टोर करके रखने का काम डिपॉजिटरीज करती है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पैसे बैंक में रहते हैं और हम किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू उन पैसों का यूज कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी से पैसे ले सकते हैं। उसी तरह हमारे शेयर्स डिपॉजिटरीज में स्टोर रहते हैं और हम अपने डिवाइस के थ्रू उन्हें बेच सकते हैं। पहले के टाइम में जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे तो आपको शेयर्स खरीदने के लिए एक्सचेंज में जाना पड़ता था और फिजिकल रूप से शेयर दिए जाते थे। पर अब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स खरीद सकते हैं और आपके शेयर डिपॉजिटरीज में स्टोर रहते हैं। अब आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक रजिस्टर्ड एजेंट होता है जो हमारे और डिपॉजिटरी के बीच में कड़ी की तरह काम करता है। हम डायरेक्ट डिपॉजिटरी के साथ डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते, इसके लिए हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर के बारे में। स्टॉक ब्रोकर मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टॉक ब्रोकर एक्सचेंज के साथ ट्रेडिंग मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। स्टॉक ब्रोकर इन्वेस्टर और एक्सचेंज के बीच एक कड़ी की तरह काम करते हैं। हम डायरेक्ट एक्सचेंज में शेयर के बाइंग या सेलिंग के लिए ऑर्डर नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें किसी एक स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है। स्टॉक ब्रोकर हमारे थ्रू किए गए ट्रेडिंग के लिए फी चार्ज करते हैं जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं। कुछ ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और स्टॉक ब्रोकर दोनों के रूप में काम करते हैं, तो इनके साथ हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खुलवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मेन काम ये देखना है कि फंड्स और शेयर बिना किसी प्रॉब्लम के सही अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने कंपनी ए के एक शेयर को खरीदने का ऑर्डर लगाया और किसी और इन्वेस्टर ने कंपनी ए के एक शेयर को बेचने का ऑर्डर लगाया, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये देखेगा कि आपके बैंक अकाउंट में एक शेयर खरीदने के लिए सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, और जिसने शेयर बेचने का ऑर्डर लगाया उसके डीमैट अकाउंट में एक शेयर है या नहीं। उसके बाद बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर दूसरे इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और दूसरे इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट से एक शेयर निकालकर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंडिया में 2 मेन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, NSCCL और ICCL। NSCCL नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये NSE की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी है, और ICCL इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये BSE की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी है। अब आता है बैंक। बैंक का काम ये देखना है कि आपके पास ट्रेडिंग के लिए सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं। बैंक से पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं जिससे आप बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रेडिंग कर सकें। अब आता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका काम ये देखना है कि मार्केट में सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है। आसान भाषा में कहें तो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से ही शेयर मार्केट काम करता है। अब हम जान गए हैं कि शेयर मार्केट के मेन पार्टिसिपेंट कौन है जो शेयर मार्केट में मेन रोल प्ले करते हैं। तो सवाल आता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक सेविंग अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। सेविंग अकाउंट आप बैंक में जाके खुलवा सकते हैं और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ ऑनलाइन अपने मोबाइल से खुलवा सकते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ लाइक आधार कार्ड, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ट्रेडिंग अकाउंट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आप ऑनलाइन शेयर्स खरीद या बेच सकें। डीमैट अकाउंट में खरीदे हुए शेयर्स होल्ड करके रखे जाते हैं और सेविंग अकाउंट में पैसे स्टोर रहते हैं। इन तीनों को आपस में लिंक करना होता है। बस इन्हीं सब आसान से तरीकों से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।